जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। दोस्तों, झारखंड के चुनाव में भाजपा बुरी तरह से हारी और ऐसी हारी कि उसको भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह हारेगी। तमाम जिस तरह से प्रचार का अभियान चला, जिस तरह से चुनाव में हिमंता बिस्वा शर्मा और भाजपा की पूरी बैटरी लगी रही, तो लग रहा था कि मुकाबला कांटे का होगा, लेकिन ये एक तरफा साबित हुआ। मेरे साथ आज बात करने के लिए पंकज प्रसून जी हैं। चुनाव के बाद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, तो पंकज जी आपका स्वागत है। और हमारे दर्शक इस बीच काफ़ी आपको मिस कर रहे थे। कई लोगों ने कमेंट करके पूछा कि प्रसून जी कहाँ चले गए? तो मैंने कहा कि जब समय आएगा तो आएँगे। तो भाजपा मंथन कर रही है, लेकिन भाजपा मंथन किन चीज़ों पर कर रही है और कौन लोग हैं जो मंथन कर रहे हैं? कहीं वही लोग जो हार के ज़िम्मेदार हैं भाजपा के कहीं न कहीं, वही लोग मंथन तो नहीं कर रहे और अगर वैसे लोग मंथन करेंगे तो क्या मंथन करेंगे? मैंने बाबूलाल मरांडी का बयान सुना कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही। उन्होंने 2 कारण गिनाए, एक तो जयराम महतो का फैक्टर, उन्होंने कहा कि हम समझ नहीं पाए। अब कोई 40 साल, 35 साल के करियर का नेता, ज़मीनी नेता कहने वाला वो फैक्टर समझ नहीं पाया, ये समझ से परे है। दूसरा, मैया योजना को भी उन्होंने कहा कि हम इसको उतना असरदार साबित होगा, वो नहीं समझ पाए। तो कहीं न कहीं ये 2 जो फैक्टर्स हैं, उनको बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि ये हमारी हार का कारण बने या इंडिया गठबंधन या हेमंत सोरेन की जीत का कारण बने। भाजपा के अंदर ऐसी क्या चीज़ें रहीं जो उनकी हार का कारण बनी, जिन पर भाजपाई चर्चा नहीं कर रहे हैं? बाहर चर्चा खूब हो रही है, समर्थक कर रहे हैं, कार्यकर्ता कर रहे हैं, पर नेता उन चीज़ों को नहीं बोल रहे हैं। जी। नहीं, देखिए आनंद जी, सबसे पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद भी इसी तरह समीक्षा बैठक की थी। उस समीक्षा बैठक का क्या फलाफल निकला आज तक किसी को नहीं पता। संगठन के अंदर के लोगों को नहीं पता, पत्रकारों को नहीं पता, बाकी को छोड़ दीजिए। और ये कहना कि जयराम महतो फैक्टर को हम भांप नहीं पाए, ये सब बहाने हैं। आपके अंदर खुद 56 छेद थे, जो कि आप दिखाना नहीं चाह रहे थे। जी। और जिस तरह वातावरण आपने निर्माण किया, मैं तो स्वीकार करता हूं कि हम जैसे पत्रकार भी भ्रमित हो गए उस माहौल को देखकर, और हमें लग रहा था कि कांटे का मुकाबला है। जब अंतिम बार मैंने आपसे बात की थी तो मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने 41 से 45 सीटें दी थी एनडीए को और 39 से 41 में इंडिया को दे रहा था। मुझे लग रहा था बहुत क्लोज फाइट है, लेकिन मैं समझ नहीं सका कि एक क्रिएट किया हुआ वातावरण और एक जमीन पर स्वतः निर्माण हुआ वातावरण, दोनों में फर्क होता है। इन्होंने पैसे बहुत खर्च किए, भारतीय जनता पार्टी ने और उनका जो भी सिस्टम ने, लेकिन फर्क यह रहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो पैसे खर्च किए उनके कार्यकर्ताओं तक पहुंचा, बूथ कमेटियों तक पहुंचा, और इन्होंने जो पैसे खर्च किए वो हवाबाजी में, अगर संगठन के पैसे हैं तो पदाधिकारी खा गए, और जो मीडिया मैनेजमेंट के लिए पैसा आया था वो बाराहे खा गया। मैं बिल्कुल अब स्पष्ट रूप से मैं बातचीत करना चाह रहा हूं। अरे कौन सी कंपनी दक्षिण भारत की आ रही है, वो यहां के मीडिया के लोगों को डील कर रही है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। उसको क्या पता, उसको झारखंड की चौहद्दी पता थी। दिल्ली से 2-4 लटके झटके वालों को सबको ले आया और दे दिया, किसी को 15 लाख दे रहा है, किसी को 20 लाख दे रहा है। और जब कोई स्थानीय पत्रकार जा रहा है तो ये कह रहा है कि वीडियो के हिसाब से तुम्हारा रेट तय करेंगे। ये इनका मीडिया मैनेजमेंट था। उसके बाद एक ही मुद्दे के इर्द गिर्द पूरे चुनाव को सिमटा लेना। झारखंड में मैं अभी भी मानता हूं कि देखिए घुसपैठ मुद्दा है, लेकिन ऐसा मुद्दा नहीं है कि पूरा का पूरा चुनाव सिर्फ और सिर्फ घुसपैठ पे लड़ लिया जाए या फिर बांग्लादेशी रोहिंग्या पे लड़ लिया जाए। और अगर इतना मजबूत मुद्दा होता तो आपको डिफेंस के लिए तर्क तैयार रखने थे कि बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी, आ कैसे रहे हैं वो, अगर भारत में आ रहे हैं तो किसकी जिम्मेदारी और भगाने की जिम्मेदारी किसकी। तो वो दोनों में केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। दोनों में आप निशाने पर कौन थे। और बाकी जो यहां के स्थानीय मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे थे। ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा था, भ्रष्टाचार का मुद्दा तो अब डर के मारे ये नहीं छूते, क्योंकि जैसे ये भ्रष्टाचार का मुद्दा छूते हैं तो पता चला कि अपना ज्यादा फंसता है, सामने वाला कम निशाने पर आता है। तो इसलिए उस चीज को बड़ा सलीके से, करीने से किनारे कर दिया। उसके बाद ये जमीन पे नहीं थे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक तरफ का गठबंधन जमीन पे चुनाव लड़ रहा था, दूसरी तरफ का गठबंधन माहौल बनाकर हवा में चुनाव लड़ रहा था। और बाद में ये कहना कि हम जयराम महतो को नहीं भा पाए या फिर ये
जो मुद्दे थे उसे हम नहीं कर पाए। अब बाद में नहीं, क्यों नहीं कर पाए भाई? आपके पास किस चीज की कमी थी? हम और तो आप दोनों घूम रहे थे, बार बार एक जी बात कर रहे थे कि नहीं, कि एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं दिख रहा। ये हम हमेशा बोलते जी थे कि एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं दिख रहा। अब खैर क्लोज फाइट बताते बताते एक तरफा चुनाव हो गया, वो हम सबका भी सामूहिक फेल्योर है। और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद भी समीक्षा बैठक की, उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ आज तक किसी भी सांसद को भी नहीं पता। मैं तो फोन करके पूछता हूं कि भाई आप हारे, आपके क्षेत्र में समीक्षा बैठक हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जाने दीजिए ना पंकज बाबू, ये सब क्या सवाल पूछते हैं, दूसरा सवाल पूछे, हमें राष्ट्रवाद के लिए लड़ना है। मैंने कहा गजब आदमी है यार। जी हमारे साथ सुनील जी जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है, धन्यवाद। हार के कारणों पर मंथन कर रही है। अभी पंकज जी बता रहे थे कि घुसपैठ उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, मुद्दा है। मैं सरयू राय का बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि घुसपैठ मुद्दा है, लेकिन पहले आवाज तो उस समाज से आनी चाहिए जो इससे प्रभावित है। उस समाज की तरफ से आवाज नहीं आ रही है, और भाजपा के नेता दिल्ली में बैठकर, गुवाहाटी में बैठकर और रांची में बैठकर अगर नैरेटिव बनाएंगे तो उसका जमीन पर कितना असर होगा। तो सरयू राय का ये कहना था। आपने भी बहुत सारी चीजों की तरफ इशारा किया है, मैं आपका पोस्ट देख रहा था। तो आप क्या सोचते हैं, एक संगठन के रूप में भाजपा कहाँ विफल रही? मैं एक अरविंद शर्मा का जागरण में छपा हुआ एक लेख पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि लंबे समय से जो झारखंड भाजपा के प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो कह रहे थे कि झारखंड भाजपा को कर्मवीर सिंह और दो और नाम उन्होंने लिए, बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश, ये तीनों ने मिलकर इसका बेड़ा गर्क कर दिया। बाबूलाल प्रदेश अध्यक्ष बन गए, टीम वही काम कर रही थी जो दीपक प्रकाश ने बनाई थी। तो इन सब बातों को लेकर भी कोई बीजेपी के अंदर चर्चा नहीं हो रही है। और अगर हार पर अभी मंथन होगा तो क्या मंथन होगा? अपनी गलतियों पर जो जो लोग इस हार के लिए जिम्मेदार है वही लोग उसका रिव्यू भी कर रहे हैं, समीक्षा भी कर रहे हैं, तो इससे क्या फलाफल निकलेगा? सुनील जी से जानना चाहेंगे। हमको नहीं लगता है कि कोई बहुत फलाफल निकलने वाला है। हर चुनाव में हार के बाद हर पार्टी समीक्षा करती है, लेकिन जैसे जी पंकज जी ने कहा कि भाई आज तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आती है, न मीडिया के सामने आती है, न और लोगों के सामने आती है कि आपने क्या समीक्षा की है। जैसे हम लोग जो समीक्षा कर रहे हैं रिजल्ट के बाद, जो पत्रकार जिन जी चीजों को छू रहे हैं कि भाई भाजपा से कहाँ चूक हुई, और सारा चीज अब पब्लिक डोमेन में है कि आपसे कहाँ-कहाँ गलती हुई। लेकिन हमें नहीं लगता जी है कि उस पर चर्चा करेंगे तो अपनी पोल खुलेगी। भाई जयराम महतो जी फैक्टर बने, सबको पता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि जयराम महतो आज कोई नया उभरे नहीं है। लोकसभा चुनाव के दरमियान जब उनके प्रत्याशियों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, जयराम महतो खुद 3,45,000 वोट गिरिडीह में लाए। रांची में 1,40,000 वोट देवेंद्र महतो लाए, और अन्य क्षेत्रों हजारीबाग में बहुत उसी तरह का 2 लाख के आसपास करीब 1.5 से 2 लाख वोट वहां। तो आपका कानून उस समय क्यों नहीं खड़ा हुआ कि भाई ये आदमी जी जब अभी इतना कर रहा है तो हमें विधानसभा में भी परेशान करेगा। अगर अचानक आ गए होते जयराम महतो तो हम लोग भी मान लेते कि भाई ये तो विधानसभा में आए, उनको कोई जज नहीं कर पाए। वो तो उनकी जो सभाएं हो रही थी, जो भीड़ आ रही थी, और आजकल के नेतृत्व तो युवा वर्ग के है पास है, वो आक्रामक भाषण देते हैं और युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उनका अपना स्टाइल है बोलने का, खोरठा में बोलते हैं, जहाँ जैसी भाषा होती है वैसे वो बोल लेते हैं। तो ये सब तो पहले से चल रहा था, ऐसा नहीं था कि हाँ जयरा आप लोगों ने इग्नोर किया, भाजपा ने इग्नोर किया। इनको लगा कि हमारे पास सुदेश महतो हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, दूसरे लोग हैं, फिर हमको उनको घास डालने की क्या जरूरत है। जबकि हमको बहुत जानकारी थी कि जयराम महतो ने इन लोगों से संपर्क भी किया था। ऐसी चर्चा थी कि वो कुछ कह रहे थे कि आप कुछ आर्थिक रूप से हमें मदद भी कीजिए, अगर हम लोग जीत के आएंगे, अगर सरकार बनाने में आपको कोई परेशानी होगी तो हम करेंगे। लेकिन भाजपा ने सुदेश महतो को पर बहुत ज्यादा डिपेंड किया। अब कुर्मी बहुल जितनी सीटें थी, सुदेश महतो ने जो जो मांगा, जहां जहां की सीट मांगी, आप तो खुद जमशेदपुर से जुड़े हुए अरविंद सिंह को टीचागढ़ से लड़ाने के लिए ही भाजपा में शामिल कराया गया। लेकिन सुदेश जी महतो की जिद के कारण वो सीट बीजेपी ने छोड़ दी। तो अब ये सुदेश महतो पर इन लोग डिपेंड कर गए कि सारा कुर्मी वोट भाजपा में। आपने भी कई बार कहा कि भाई जमशेदपुर के इतने बड़े नेता हैं, शैलेंद्र महतो जी, आभा महतो जी हैं, रांची में राम टहल चौधरी जी हैं, और कुर्मी लोग। आप तो भाजपा ने कुर्मी नेतृत्व को बढ़ने ही नहीं दिया सुदेश महतो की वजह से।
या सुदेश महतो हैं तो सब कुर्मी का डील कर लेंगे, फिर हमको अपने ही लोगों से क्या फायदा। रांची में कम से कम जो कांके की सीट हार हुई है, तो पिठौरिया के अगल बगल और उनका गांव के अगल बगल, चौधरी जी के गांव के अगल बगल जो कुर्मी बहुल इलाके हैं, वहाँ 25,000 वोट जो मिला है, उसमें आप मान के चले कि 22 से 24,000 वोट कुर्मियों का ही है, जेल जो जयराम महतो की पार्टी को मिला है। और भाजपा कांके में 968 वोट से हार गई। अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला होता, इन लोगों को घुमाया गया होता, तो कांके सीट आज तो रांची से ज्यादा मजबूत कांके इनकी सीट हो गई। एक आज हम जी लोग खुलकर बिल्कुल। कहते थे कि रांची में शक हो सकता है, लेकिन कांके में शक नहीं है, और वही धोखा खा गए। तो ये जो हार की समीक्षा हो रही है, हमें नहीं लगता है कि इसके जो दोषी थे, जिन्होंने यदि शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा को मिसगाइड किया है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। ये राज्यसभा के जो 3 मेंबर्स हैं, ये झारखंड में रांची के ही आसपास के हैं, रांची के ही हैं, उनके खिलाफ बड़ी नाराजगी है। कार्यकर्ताओं में कई लोग फोन करके थे, भैया आप लोग उनके बारे में क्या सुनील जी, लिखते हैं? हाँ जी बोलिए हाँ, बोलिए। माफ कीजिए, मैं टोक रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 जितने राज्यसभा सदस्य भेजे हैं, सभी एक ही शहर के भेजे हैं। हाँ देखिए, महेश पोद्दार रांची के, दीपक प्रकाश रांची के, आदित्य साहू रांची के, ये प्रदीप वर्मा रांची के, और समीर उरांव को भी मैं रांची का ही मानता हूं। जी अब बताइए, एक ही शहर के सारे राज्यसभा सदस्य जा रहे हैं, क्या बाकी झारखंड वीरों से शून्य हो गई है क्या? और इनमें जी सुरखाब के पर लगे थे, कोई तो क्राइटेरिया होगा। और हैरानी की बात यह है कि जहां से 2-2 राज्यसभा सदस्य हैं, जो दम भरते हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को हम चला रहे हैं, वहां से लगातार पीछे हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में खिजरी विधानसभा से पीछे रहे, पिछले 2019 में हारे, 2024 में हारे। आप इतने बड़े योद्धा थे महाराज, जब सारी पार्टी को आप ही चला रहे हैं, और संथाल कोल्हान में जाके आदिवासी इलाकों में मीटिंगें ले रहे हैं। बेशर्मी की हद देखिए कि मैं तुम्हें बताता हूं कि बूथ मैनेजमेंट कैसे करना है। अरे अपने कहा नहीं बूथ मैनेजमेंट कर लिए, लड़े तो थे और मांझी एक में बार हारी दिल्ली से है। चुनाव। हाँ, ओलमांझी में हारी है, अब आप समझिए। हाँ, और मांझी में जहाँ अजित साहू जी रहते हैं, प्रदीप साहू जी टाटी सिलवे में हारी। बूथ का भी हमारे हाँ कुछ कार्यकर्ताओं ने हमको भेजा था कि जहाँ प्रदीप वर्मा है, आरती कुजूर हैं, आरती सिंह जी हैं, सारे बूथ पर बीजेपी हारी है उस इलाके में। मतलब खिजरी में बहुत सारे लोग रहते हैं। और पलामू का मैं आपको बता दूं, आप लोग भी गए थे तो चर्चा होगी। इतना विरोध था रामचंद्र चंद्रवंशी, 83 साल के आदमी को आपने बूढ़े को टिकट दे दिया। कमलेश सिंह को जनता हराने के लिए बैठी थी कि हम हराएंगे ही इस बार, पहले से ही चर्चा थी। ऐसी बात नहीं कि फिर आपने कमलेश सिंह को अपनी पार्टी में लाके शामिल कर दिया। पुष्पा देवी का विरोध था बिल्कुल छतरपुर में, उसको आपने टिकट दे दिया। तो आलोक चौरसिया जीते हैं तो भाजपा के बल पर जीते हैं। शहर के लोगों ने हमसे कहा भैया गाली दे के वोट भाजपा को दिया, ऐसे ही कहा मैंने गाली दी है भाजपा को, तब जाके वोटिंग किया कि आलोक चौरसिया। पहली बार ऐसा हुआ डाल्टेनगंज में कि वहाँ ब्राह्मणों की बड़ी अच्छी आबादी है, वो बहुत अच्छा फैक्टर रहते हैं। ब्राह्मण कभी 40-50% से अधिक केएन त्रिपाठी को वोट नहीं देते थे। 50% से अधिक वोट बीजेपी को जाता था। लेकिन इस बार 99% ब्राह्मणों ने वोट दे दिया केएन त्रिपाठी को, आलोक चौरसिया के विरोध में, उनके व्यवहार से विरोध में। तो वहां आलोक चौरसिया जरूर जीत गए हैं 890 वोट से, लेकिन वो भाजपा की जीत है, आलोक चौरसिया की जीत नहीं है। पलामू में हार गए। अगर बीजेपी पांकी में अगर बीजेपी ने और कांग्रेस ने गलती नहीं की होती, बीटू सिंह को अगर टिकट दिया होता तो आज आप पांकी में भी नहीं जीतते। बीटू सिंह ने 66,000 वोट लाया। वहाँ एक मुस्लिम कैंडिडेट है मुमताज, उसने 23,000 वोट काट दिया। वो बीटू सिंह के वोट था या कांग्रेस का वोट था, तो इसलिए हारे। तो इनका रणनीति चूक तो शुरू से हम लोग पता नहीं, हमको यही लगता है कि जो चीजें नहीं। हम लोग देख रहे हैं वहाँ, हम लोग देख रहे हैं, कार्यकर्ता अच्छा बता रहे हैं, वो नेता क्यों नहीं देखते? पंकज जी कुछ अच्छा, बोल रहे आनंद जी एक बात बताइए, क्यों बीजेपी को वोट दे? एक कारण कोई बताइए। वो जो एक परंपरा चली आ रही है ना कि हिंदुत्व के कारण, या फिर लालू विरोध के कारण जो प्रवासी आए हैं, या फिर नरेंद्र मोदी के कारण, वो सब। झारखंड भाजपा का एक रीजन बताइए। यहाँ कौन सी प्रबुद्ध जातियां हैं? आदिवासी हैं, महतो हैं, यही सब ना है, साव तेली बनिया है, यही सब ना यहाँ जातियां हैं। आप बताइए, आदिवासी में पिछले 10 सालों में इन्होंने कौन सा नेतृत्व पैदा किया? एक दशक की मैं बात कर रहा हूं।
आदिवासी क्यों वोट देगा? इसलिए क्योंकि मोदी जी बिरसा मुंडा की जयंती मना रहे हैं। आप बताइए ना, वही आज आप कोल्हान में रहते हैं, अर्जुन मुंडा को कोई भी आदिवासी अपना नेता मानने के लिए तैयार है? दिल पे हाथ रख के बताइए। क्या संथाल परगना में कोई बाबूलाल मरांडी को कोई संथाली अपना नेता मानने के लिए तैयार है? समीर उरांव को कोई उरांव अपना नेता मानने के लिए तैयार है? ये तो मैं नेतृत्व है। उसी सवाल पर आ रहा था कि एक समय था जब झारखंड नहीं बना था एक तो चीज भी। जी। मैं वो खूंटी की एक चर्चा करना चाहता हूँ। आज ठीक है, आदिवासी मिशनरी का प्रभाव बढ़ गया, वो लोग वोट नहीं दे रहे हैं, उनके साथ मुस्लिम का भी गठजोड़ हो गया, इसलिए भाजपा। यही खूंटी में कड़िया मुंडा कैसे जीतते थे, इस पर सवाल उठना चाहिए। और कड़िया मुंडा लगातार तो आदिवासी लगातार जीतते थे। लगातार जीतते रहे, तो उनका जनता के साथ जुड़ाव था। वो लोकसभा का उपाध्यक्ष होने के बाद भी वो गांव में जाते थे तो हल जोड़ते थे, लोगों के बीच जाते थे, तो वहाँ के लोगों को लगता था नहीं, ये तो मेरा अपना ही समाज का आदमी है, ये तो दिल्ली भी जा करके अभी बदला ही नहीं है, तो गाँव का आदमी है। अर्जुन मुंडा की जो राजनीति है आप सबको पता है, नहीं, वही मैं कह आदिवासी रहा है था लेकिन कि उनका इतना हाई फाई एक राजनीति है। समय जी जी। एक एक समय था कि शिबू सोरेन अपनी सीट पर निश्चित नहीं रह पाते थे कि कौन आके हरा देगा बीजेपी का आदमी। जब झारखंड नहीं बना था तब बीजेपी का इस इलाके में प्रभाव था, खास करके ये लोहरदगा बिशुनपुर के इलाके में जो अशोक भगत का चलता था बनवासी कल्याण केंद्र। संघ की दुनिया भर की शाखाएं थी, एकल विद्यालय थे, बहुत सारे उपक्रम चलते थे। वो धीरे धीरे जब राज्य बना और भाजपा लगातार सत्ता में आती गई तो इन उपक्रमों को बंद करते गई, और जो जब संघ का जो स्वयंसेवक था, जो साथी सहयोगी माना जाता था, उसको कार्यकर्ता की तरह सरकारों ने ट्रीट करना शुरू हुआ किया, और धीरे धीरे संघ सिमटता गया और भाजपा हावी होती गई, और जो मुख्यमंत्री हुए वही संगठन पर भी हावी होते रहे। अब अर्जुन मुंडा की बात हुई। अर्जुन मुंडा आज की तारीख में आदिवासियों के नेता नहीं है, ना मुंडाओं के नेता है, लगातार चुनाव हार रहे हैं। लोकसभा हारे, उसके पहले विधानसभा हारे थे, अभी उनकी पत्नी हार गई। आपने बात की समीर उरांव की, लगातार हार रहे हैं, विधानसभा हारे, उसके बाद लोकसभा हारे, फिर विधानसभा हार गए, बीच में राज्यसभा भेज दिए गए थे। बाबूलाल मरांडी की वही गति है, सामान्य सीट से लड़ते, आदिवासी सीट से लड़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस 25 सालों में जो उसके 3 कोर वोटर थे, आदिवासी थे, जो यहाँ के मूलवासी थे, ओबीसी थे, और बाहरी जो जो यहाँ के बस गए हैं लंबे समय से, तो जिनको बाहरी कहा जाता है, पर वो भी अब झारखंडी हो गए। न इनके पास कोई आदिवासी नेता बना बढ़िया जो अपने साथ जनाधार रखे, न इनके पास कोई ओबीसी का नेता है, न इनके साथ कोई बाहरी नेता है, न कोई बिहारी नेता है। सरयू राय थे, बाहर कर दिए गए। उसके बाद आप रघुवर दास थे, यहाँ से हटा दिए गए। और आदिवासियों में तो लोग कोई नेता पैदा होने ही नहीं देना चाहते। कोई बढ़ता भी है तो उसको रांची में बैठे नेता ऐसा करते हैं कि किसी काम के लायक नहीं रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी क्या समीक्षा करेगी, किस किस हार की क्या इसके इसके पीछे क्या तर्क देगी और इसके लिए क्या बहाने बनाएगी? और आनंद जी, आप सिर्फ मैया समान योजना नेतृत्व को की बात बहाना कर रहे बनाया हैं। जा रहा अच्छा, ठीक। है। मैया समान जी जी, योजना की सुनील जी। अब इनकी मुफ्त की रेवड़ियों की आवाज। मैं कहता हूँ थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं पंकज जी। आज बहुत सारे जो मतलब नेशनल मीडिया है वो कहता है कि जेल भेज दिया गया हेमंत सोरेन को, इसलिए रिएक्शन हो गया। मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूँ, उसका रिएक्शन हुआ है, लेकिन आप 19 के चुनाव में उस समय तो हेमंत जी जेल में नहीं गए थे, बाहर ही थे, तो फिर आदिवासी सीटों पर हम ये 2 सीटें ही क्यों मिली? उस दिन तो जेल नहीं गए थे, उस दिन तो ऐसी कोई आज तो फिर आप अगर 19 का परिणाम देखिएगा तो भाजपा 19 से ही पीछे जा रही। ये बात अलग है कि थोड़ा सा हेमंत जी ने और अपनी लोकप्रियता बढ़ाई है कई वो अपने काम से या और जेल, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि जेल भेजे जाने के बाद अचानक हवा बदली है। आप 19 का परिणाम का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 19 से ही हेमंत सोरेन का बढ़ा है ग्राफ, और अब थोड़ा और बढ़ गया। अब उसपे कल्पना सोरेन जी का योगदान है और सारा इनका जो योजनाएं हैं जिनकी घोषणाएं हुई चुनाव के पहले, उन सब का योगदान है। और भाजपा तो मैं आज एक पोस्ट लिखा हुआ आप लोग देखे होंगे, बिशुनपुर हमको याद है, रमेश उरांव है और 2-3 विधायक थे। अशोक जी जिस पर हाथ रख देते थे वही विधायक हो जाता। टिकट पूरे झारखंड में एक टिकट अशोक जी से पूछ के दिया जाता था कि बिशुनपुर में किसको टिकट दिया जाता, तो अशोक जी जिसको कहते थे वही उसको टिकट मिलता था और वही जीत जाता था। आज वो बिशुनपुर पूरी तरह से खत्म हो गया है। छत्तीसगढ़ से जो सटा हुआ गुमला,
वहाँ जो जसपुर के राजा थे उनका बड़ा प्रभाव था, दिलीप सिंह जूदेव जी का, तो उसका बहुत असर पड़ता था गुमला के इलाके में, जो छत्तीसगढ़ जसपुर इलाके में, पथलगांव इलाके में जो उनका अभियान चलता था दिलीप सिंह जूदेव जी का, अब तो वो दुनिया में है नहीं, तो उसका बड़ा असर। अब गुमला लोहरदगा जो बहुत मजबूत गढ़ था, अब वो पूरी तरह जेएमएम के कब्जे में चला गया। कभी इस पर मंथन नहीं हो रहा कि भाई हमारा ये अपना बिशुनपुर क्यों हार रहे, अब गुमला हार गए, लोहरदगा, बिशुनपुर क्यों हारे, वहां तो अशोक जी की चलती थी, सारा काम उन्होंने किया है। पहचान अगर बिशुनपुर को लोग जानते हैं तो विकास भारती की वजह से जानते हैं, वहां उनके काम से जानते हैं। तो इन चीजों पर मंथन कीजिए ना। आप सत्ता में है फिर भी संघ के पास कुछ नहीं है करने के लिए, कोई संसाधन नहीं है, कोई उनके लिए शिविर लगाने के लिए अब कोई जाता ही नहीं है। अब इस बार भी कहा गया कि संघ की बड़ी सक्रियता थी झारखंड में, लोकसभा में उनको पूछा नहीं गया, इस बार संघ सक्रिय, लेकिन कोई रिजल्ट तो आया नहीं संघ का। और यही महाराष्ट्र में चर्चा हो रही कि संघ ने बड़ी भूमिका निभाई वहाँ हिंदुओं को एकजुट करने में, बटेंगे तो कटेंगे वहां चल गया, यहाँ भी नारा दिया गया, लेकिन यहाँ तो वैसी हमें नहीं दिखता है कि ऐसी कोई भूमिका हुई। पंकज जी बताएंगे आगे। देखिए आनंद जी, मैं अभी स्पष्ट बात करूंगा। झारखंड में संघ के अंदर भी भ्रष्टाचार का कीड़ा घुस चुका है, और आप संघ के पदाधिकारियों से बात कीजिए, जो प्रांत प्रचारक के बारे में वो क्या राय रखते हैं, कहां ज्यादा समय देते हैं, किनके प्रति आसक्ति है। हम जिन लोगों के बारे में बता रहे हैं ना, 3-4 लोगों के बारे में जो मठाधीश बन गए हैं, जिनको अपने घर के लोग वोट नहीं देते, वो झारखंड भाजपा चला रहे हैं, क्या उनके प्रति संघ के जो बड़े पदाधिकारी उनकी आसक्ति तो नहीं है? आसक्ति का कारण क्या है, ये आप जब समझिएगा ना, जब बातचीत कीजिएगा, संघ के पदाधिकारियों से बातचीत कीजिए, या जो लोग बैठते हैं इधर उधर, आपके जमशेदपुर में भी कुछ लोग हैं, वो सारी कहानी बता देंगे। कुछ हनी का चक्कर है, कुछ मनी का चक्कर है, बहुत तरह के चक्कर बताएंगे वो। और अच्छा, इसकी समीक्षा कौन करेगा बताइए? ये कोई समीक्षा करने लायक चीज है क्या? बहुत सारे, देखिए, अपनी कमजोरी को दूसरा उभर गया इसलिए मैं हार गया, अरे तो वो तो उभरेगा ही। राजनीति कभी खाली थोड़ी ना होती है, आप ग्राउंड छोड़िएगा, दूसरा एक्वायर करेगा। राजनीति वो अपने ही लिए ना कर रहा, अपने लिए राजनीति कर रहा है। यही बात है। देखिए, मैं 3 बातें मोटा मोटी ये बताता हूं, 3 बातें। एक, पैसे का करप्शन संघ में और भाजपा संगठन में। दूसरा, कुछ नेताओं की जेबी पार्टी बनना, वो इसलिए क्योंकि उनके पास मनी पावर है, उनकी पहुंच नड्डा जी तक है। और तीसरा कारण, दगे हुए कारतूसों पर ज्यादा भरोसा। हर किसी को पता है, ये तीनों निकाल के फेंक दे, देख लीजिए भाजपा कल से रिवाइव करना शुरू कर देगी। जिलों के कार्यकर्ताओं को आप पूछो ना कि क्या हो रहा है, तो रांची में मुख्यालय में बैठेंगे, एक कमरे में आएंगे, भैया आप बन गए राज्यसभा, आप बन गए, भैया भैया आपका नंबर अभी बाकी है, चौथा आप भी बन ही जाइए, अच्छा तो 5वां तो इसके बाद आप बन जाइएगा। यही करते थे बाकी लोग। तो फलाना जिला से ज्यादा उछल रहा है, उसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, फलाना ये है, फलाना वो है। अरे आपका काम है एयरपोर्ट से बड़े पदाधिकारियों को मुख्यालय तक लाना, उस रिलेशनशिप का फायदा उठा रहे हैं। शिवराज जी को और हेमंत बिश्व शर्मा को क्या पता कि लिट्टीपाड़ा में कौन है? आप आते हैं, पराठा भुंजिया खिलाते हैं और अपने यहां रहने ठहरने का प्रबंध करते हैं, और जो आप बताते हैं वो बेचारा सुनता है। ऐसे ही चल रही है भाजपा। अभी एक चीज और मैं बताऊं, किस तरह गुटबाजी चुनाव में भी देखने को मिली। कुछ लोग बता रहे थे जो अंदर की खबर रखते हैं कि नेता जो जी में था कि कौन कहाँ सभा करने जाएगा, किसके पक्ष में, वहां इतनी राजनीति हुई। अगर हमारी दुश्मनी रांची के विधायक से है या दूसरे जगहों की, वहां उनका प्रोग्राम नहीं लगा, प्रोग्राम लगा हुआ बिल्कुल हमसे उसे नहीं पड़ता, उसको हरवाना है, मैं पूरी पार्टी निकालने में लगे, उसको वहां हरा दो, उसको वहां हरवा दो, उसको। अरे भाई सबको आप हरवा दीजिएगा तो सरकार आपकी कैसे बनेगी? और भाजपा को भाजपा ही हराने में लगे, जिसका ये परिणाम हुआ। भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त 2 तरह का सिस्टम चल रहा है। एक सिस्टम है पार्टी का, बीजेपी का सिस्टम या संघ का सिस्टम कह सकते हैं, और दूसरा सिस्टम है शाह सिस्टम। वो हर राज्यों में हावी है। आपको लगता होगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बहाने वो सारा प्रकरण आपने देखा कि कैसे केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके वो सिस्टम चलाने की कोशिश की गई। हालांकि योगी जी का जनता पर इतना मजबूत पकड़ है, जनता इतना प्यार करती थी कि वो सिस्टम वहां पे नहीं चल सका उनका। वही देवेंद्र फडणवीस के साथ जो गेम कर रहे हैं वो देख ही रहे हैं।
देवेंद्र फडणवीस को डे 1 में हो जाना चाहिए था मुख्यमंत्री, लेकिन वहां ये जो सिस्टम है, शाह सिस्टम जिसे मैं बोलता हूं, मतलब हर जगह अगर जनाधार वाला नेता मुख्यमंत्री बन जाएगा तो पहुंचाएगा कौन? योगी जी तो पहुंचाएंगे नहीं, देवेंद्र फडणवीस तो साफ साफ नहीं कह देंगे। तो ये हर राज्य में एक ऐसा प्यादा चुनने की कवायद है कि जो मेरे कहे अनुसार चले, मेरे डिक्टेट के अनुसार चले। ये भी कांग्रेस की बीमारी थी कि जब इंदिरा गांधी कहा जाता था कि जब इंदिरा गांधी राजीव गांधी का शासन आया तो मजबूत छत्रप नहीं पैदा होने देते थे। आज क्या कर रहे हैं? ये यही काम कर रहे हैं। किसी जमाने में यह कहा गया था कि हेमंत बिश्व शर्मा की जगह इनकी पसंद सर्बानंद सोनोवाल थे, लेकिन जनता का सपोर्ट हेमंत बिश्व शर्मा के साथ था। और अब हम सुनते हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा एडजस्ट हो गए उस सिस्टम में। अब हुए हैं कि नहीं हुए? अब शिकायत करे तो किसके पास करे? यहां तक कि मंत्रालय कौन होगा महाराष्ट्र में, उसका फैसला भी अमित शाह कह रहे हैं कि तुम्हें फाइनेंस मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा। अरे भाई, जीते चुनाव एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, संघ का संगठन जीता और मंत्रालय का फैसला आप कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि झारखंड भाजपा में भी ऐसा है कि पदाधिकारी इस आधार पर बनाए जाते हैं कि कौन कितना पहुंचाएगा या कौन कितना बटोर सकता है? सवाल तो कई तरह के उठ रहे हैं ना। ये क्यों आप कह रहे हैं कि जनाधार वाले नेता नहीं है, क्यों जनाधार वाले नेता को वो देगा? ज्यादा से ज्यादा जनाधार वाला नेता क्या करेगा? कुछ वोट दिला देगा, अपने समाज को जोड़ देगा पार्टी से, लेकिन वो करोड़ों रुपए कहां से पहुंचाएगा? तलाश है वैसे लोगों की जो इस काम में मास्टर हैं। इसलिए मैंने कहा कि एक बीजेपी का सिस्टम है, संघ का सिस्टम है, एक और सिस्टम है, उसे आप जो सिस्टम कह सकते हैं, लेकिन सबका मालिक एक है। दिल्ली में कौन है वो हर किसी को पता है। जी, तो भारतीय जनता पार्टी के जो कारण हार के रहे, उसमें एक तो है कि कोई नेतृत्व तो नहीं था, कोई चेहरा नहीं था और झारखंड से किसी नेता को उस रोल में रखा भी नहीं गया था। पूरा जो प्रचार अभियान था, जो पूरा प्रचार तंत्र था, उसकी कमान संभाल रहे थे हिमंता बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान। और झारखंड में जो बीजेपी के नेता थे, वो अपनी-अपनी सीटों पर सिमट के रह गए। परिवारवाद का आरोप लगा काफ़ी ज़्यादा। मनमाने तरीके से टिकट बाँटे गए, कई नेताओं के करीबियों को टिकट दे दिए गए। इन सब पर भी मंथन होगा क्या? कुछ तकनीकी गड़बड़ी सुनील हो जी। गई। हाँ, तकनीकी गड़बड़ी हो गई, लगता है हम लोग कुछ देर से अलग हो गए थे, अभी फिर से आए हैं। हाँ, हाँ। हाँ, सवाल पूरा ये जी। मैं सुन नहीं पाया। मैं पूछ रहा हूँ मैं कि सुन नहीं ये जो एक तो इस पूरे चुनाव में झारखंड का नेतृत्व, झारखंड के नेता कहीं सक्रिय नहीं दिखे। पूरा चुनाव हिमंता बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान और बाहरी नेता लड़ गए। दूसरा, परिवारवाद का आरोप लगा। 5 मुख्यमंत्री या उनके परिवार के सदस्य लड़ रहे थे। कई और दूसरे नेताओं के परिवारजनों को टिकट मिला। तो भाजपा में आधे टिकट तो परिवारवाद में की भेंट चढ़ गए और उसके बाद जो टिकट बचे वो कोई बाबूलाल जी का आदमी, कोई रघुवर जी का आदमी, इस तरह से टिकट बटा। इन सब पर भी मंथन करेगी क्या भाजपा, आपको लगता है? और दूसरा एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाजपा ने घुसपैठ और डेमोग्राफी का मुद्दा उठाया, मुस्लिम वोटों के तुलना के बराबर हिंदू वोटों को पोलराइज करने में। लेकिन आप ये देखिए कि 15% के आसपास मुसलमान हैं झारखंड में, उसको मिली है 4 सीटें और 4% क्रिश्चियन हैं और 8 विधायक जीत के आए हैं। इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? हमें नहीं लगता है कि इस पर चर्चा होने वाली है कि हम लोग परिवारवाद को टिकट दिए। वो तो का उसी समय ये लोग परिवारवाद का जब आरोप लगता था तो बताते थे कि नहीं नहीं, परिवारवाद की वजह से नहीं दिया गया है, हम लोग एक रणनीति के तहत दिए गए। परिवारवाद की परिभाषा भी बहुत तरह तरह से अपने गढ़ी गई, परिभाषा भी गढ़ी गई कि एक परिवार की पार्टी है, हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन और लालू यादव और अखिलेश यादव, और यहाँ परिवार की पार्टी नहीं है, यहाँ चुनाव समीकरण के हिसाब से दिया गया है। तो ये लोगों ने एक रणनीति के तहत दिया था, इसलिए उस पर चर्चा होने की संभावना बिल्कुल हमें नहीं लगती कि होगी। और जो अब जी। इनका यही वजह है कि अब कोर वोटर भी छटक रहा है, जो इस बार दिखा है। मैं एक उदाहरण दे दूं कि भवनाथपुर का जहां झामुमो को इससे पहले कहीं कोई पहचान वैसी नहीं थी, और इस बार जो उत्तर प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से सटा हुआ विधानसभा, वो आखिरी विधानसभा है, 81 नंबर विधानसभा वही है झारखंड का। उसके बाद एक तरफ बिहार का बॉर्डर है, एक तरफ यूपी का बॉर्डर है, एक तरफ छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है। जी। वहां जेएमएम ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है कि भानु प्रताप शाही जो फायर ब्रिगेड नेता हैं, विधानसभा में खूब बोलते थे, उनको हरा करके जेएमएम ने आया है।
तो अब जेएमएम की पकड़ कहाँ तक चली गई है, ये सोचने की बात है। पलामू गढ़वा को आज भी मैं बिहार के की राजनीति से जोड़ कर देखता हूँ। वहाँ थोड़ा आप पलामू गढ़वा में जाएंगे तो झारखंड की राजनीति और पलामू गढ़वा की राजनीति बिल्कुल अलग है वहाँ। आज भी भाजपा की बहुत अच्छी पैठ है। आप एक उदाहरण गढ़वा से आप समझ सकते हैं कि मिथिलेश ठाकुर ने कितना विकास किया है। पूरे राज्य में उनके विकास की चर्चा है, क्षेत्र में जनता से जुड़े रहे लेकिन वो भाजपा की वजह से हार गए, पोलराइजेशन हो गया। तो भाजपा का कहने का मतलब है कि भाजपा वहाँ मजबूत है, लेकिन आप अगर हार रहे हैं तो अपनी गलतियों से हार रहे हैं, अपनी नाकामियों से हार रहे हैं। तो जो आपको आने वाली सीट थी, जो तय सीट थी कि आप अगर हुसैनाबाद में, विश्रामपुर में, छतरपुर में टिकट बदल दिए हो तो वो सीट सब आपकी सीट थी। तो आप जमीनी हकीकत समझने के लिए तैयार नहीं। आप रांची में बैठ के समीक्षा कौन करेंगे? प्रदेश के पदाधिकारी रहेंगे, सारा दोष उन्हीं लोगों है। कौन फीडबैक देगा? फीडबैक लीजिए ना गांव के लोगों से, जो आपके मंडल स्तर के कार्यकर्ता हैं उनको बुलाइए, वो बता देंगे कि आप क्यों हारे। तो आप प्रत्याशी को बुला रहे हैं, प्रत्याशी तो अपने किसी तरह से टिकट लेकर गए थे, वो थोड़ी बोलेंगे, वो तो बोले मैया सम्मान वही चल रहा है। मैया सम्मान कर्ज माफी और बिजली बिल माफी यही चल रहा है। अरे भाई, मैया सम्मान था तो आप भी तो गोगो दीदी लेकर गए थे। हम बताते हैं कि यहाँ के नेताओं ने कैसे फ्रॉड किया है। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि हम 60 लाख फॉर्म भरवा चुके हैं। बीजेपी से मांगिए तो डाटा है? कोई ये कार्यकर्ता कह दे कि हम 10 गो को फॉर्म भरवाए हैं? नहीं। हाँ, ये डाटा इन लोगों को फिट कर दिया जाता है। इसमें शिवराज सिंह चौहान और मैं मानता हूं कि हेमंत बिस्व शर्मा ने मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं की। बाहर के लोग थे, जमीनी हकीकत आपको बताना चाहिए था। अगर उस पर वो काम, जहां जहां छोटे कार्यकर्ताओं को, आप संदीप वर्मा को रांची में जानते हैं, सब लोग जानते हैं, वो रांची में खड़ा होकर 50 वोट भी नहीं लाता। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा उनके दरवाजे पर भी गए कि भाई आप मान जाइए। अगर वो लड़ते तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि उस आदमी इस लेवल तक जाकर मेहनत किया है कि कोई एक कार्यकर्ता की नाराजगी ना हो, कोई यानी कैंडिडेट ना। तो आपने उसको तो जमीनी हकीकत से अवगत ही नहीं होने दिया उन लोगों को। उन लोगों ने पूरे 3 महीने तक झारखंड के गांव गांव गए, लोगों से मिले, जितना बन सकता था उन लोगों ने किया। तो आप जब उनको बताइएगा नहीं तो वो कहाँ मेहनत करेंगे? हम उनके मेहनत पर हमको लगता है कि सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। सवाल सारे प्रदेश के नेताओं पर उठाने की जरूरत है, जो अंधेरे में रखते थे, एयरपोर्ट से सीधे लाते थे, ले जाते थे, घुमाते फिराते थे। तो बताना चाहिए था कि भाई यहाँ का, अब ठीक है, घुसपैठ का एक मिनट, घुसपैठ का एक मुद्दा संथाल के लिए हो सकता है। पलामू में कौन घुसपैठ का मुद्दा है? आपको वहां के लिए मुद्दा तय करना था ना। अलग अलग एक ही मुद्दे पर पूरे राज्य में चुनाव लड़ गए, घुसपैठ के मुद्दे पर। पलामू में कोई घुसपैठ का मुद्दा नहीं है, संथाल में घुसपैठ का मुद्दा नहीं है। रांची आसपास, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर में घुसपैठ का मुद्दा नहीं है। वहां आप मुद्दा नहीं उठा पाए। बोलिए पंकज जी, कुछ बोल रहे। नहीं, मैं एक कहानी सुना रहा था। मैं पाकुड़ में था। पाकुड़ ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही थी। वहां कांग्रेस, आजसू और एक समाजवादी पार्टी से अकील अख्तर साहब लड़ रहे थे। मैं वहां गया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो आजसू की तरफ होंगे। पता चला कि जहां पे बीजेपी नहीं लड़ रही है, वहां पे भाजपा के कार्यकर्ता आपस में झगड़े कर रहे, लाठा लाठी निकल गया, मार के एक दूसरे का सर तोड़ दिया और दोनों तरफ के लोग हॉस्पिटलाइज हो गए। मैंने पूछा कि भाई मैटर क्या है, क्योंकि ना चुनाव लड़ना है ना आपको तो लड़वाना है। तो बोले कि पैसे, पंचूसी नाम का कोई आदमी था, वो आ गया किसी दूसरे कार्यकर्ता के घर। पैसे वैसे का मामला था कि एक को मिला था खर्च करने के लिए, दूसरे को दिया नहीं, या नाम बता दिया केंद्र को कि मैंने, मतलब राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों को, कि मैंने इसको 5 लाख रुपए दिए। उसने कहा मुझे मिले ही नहीं। ऐसी बात पे एक दूसरे का सर तोड़ दिया। तो जहां नहीं लड़ रहे हैं वहां जब एक दूसरे का सर तोड़ रहे हैं, तो जहां अपना कैंडिडेट है वहां आप समझ सकते हैं। उसी तरह जामताड़ा में आप जाइए। जी नहीं, बोलिए बोलिए। एक चीज, इनका संगठन का क्या हाल है आपको पता है कि इनके यहाँ बूथ प्रमुख होते हैं, बूथ कमेटी होती है, और पन्ना प्रमुख होते हैं। पन्ना प्रमुख हम लोगों ने भाजपा में ही सुना, आज तक मैं समझ नहीं पाया कि पन्ना प्रमुख क्या होता है। और चुनाव के दरमियान इनका इतना सारा सिस्टम काम करता है। वार रूम बना था जिसमें 200 लोग दिन रात काम करते थे। आप रांची में थे, अब देखे होंगे। और मैं जेएमएम के कार्यालय में 3-4 दिन गया, वहां सिर्फ एक आदमी मिला, कोई नहीं, कोई पन्ना प्रमुख नहीं, कोई बूथ कमेटी नहीं, कोई
4 दिन मैं गया तो एक दिन सुप्रियो भट्टाचार्य से, एक दिन विनोद जी से भेंट हुई, बाकी किसी से कार्यालय में सन्नाटा रहता। अब वो पार्टी इस तरह से प्रदर्शन कर रही है, आप वार रूम खोले हुए हैं, भाजपा मुख्यालय में अलगे चल रहा है, 50 आदमी सब कंप्यूटर में बैठे हुए हैं, तब कहाँ चलेंगे भाई आप? आपके कई ऐसे बूथों पर, ठीक है बूथ कमेटी आपकी थी, पीढ़ी के लोग या दूसरे जगह के लोग आपको वोट नहीं देते, लेकिन आपकी बूथ कमेटी के जो लोग थे वो तो वोट देते ना, 10-5 तो मिलना चाहिए था ना, किसी वोट पर, किसी बूथ पर 1 है, किसी पर 2 है, किसी पर 3, बूथ कमेटी के लोग कहाँ चले गए? जहाँ वोट तो कमेटी बनी होगी, बूथ का पैसा वहां गया होगा, तो वो कहाँ चले गए? तो आप खाली पन्ना प्रमुख बनाते रहिए, वार रूम बनाते रहिए, और दूसरे लोगों के पास तो भाई कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कहीं कोई कमेटी, जो चुनाव प्रत्याशी लड़ रहे हैं, दिन भर घूमे, शाम में आए और वही प्रचार हो रहा है, उनके पास कोई कंप्यूटर सिस्टम नहीं था, कोई कार्यकर्ता कहीं भेज नहीं रहा था। आपके पास इतना सारा सिस्टम, ये सब फर्जी है, कहीं कुछ नहीं है। पन्ना प्रमुख क्या है आप लोग बताएं, शायद पंकज जी बताएं क्या है। नहीं, वो वोटर लिस्ट का एक पन्ना जो होता है ना, उसका एक इंचार्ज बनाया जाता है कि उस लिस्ट में जो भी वोटर का नाम है, आपकी जिम्मेदारी है कि उसको बूथ तक ले जाना है। यही वोटर लिस्ट का एक पन्ना, वही पन्ना प्रमुख है। खैर, ये जो आप बता रहे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिस्टम तो बहुत सारा बना दिया है और नाम बहुत लेते हैं। आप बता रहे हैं कि ये वॉर रूम, मैं एक एजेंसी आई थी भाजपा को चुनाव लड़ाने की, पूरा मीडिया मैनेज करेगी। ये रांची में क्या 5 स्टार फैसिलिटी में वो रह रहे थे कि रोज पिज्जा लाओ रे, तो बर्गर लाओ, अपन चला खूब खा रहे थे, 40-50 आदमी थे, सब दक्षिण भारतीय थे। और वो सब पैसे का मतलब कि मेरे से मिलने आया विधानसभा चुनाव के वक्त, या पुराना विधानसभा के पास, वो आधे घंटे तक न गाड़ी का इंजन बंद हुआ, न एसी बंद हुआ। मतलब मैं समझ गया कि इसके पास पैसे की अब कोई कमी नहीं है। मतलब अब बताइए, मैंने कहा कि भैया अब हमें खराब लग रहा है कि भाई पेट्रोल तो देश का जा रहा है, कम से कम तुम्हारे पास पैसे, ये हालत है। हाँ, खूब रईसी, इतना रईसी आप जाइएगा कि बाप रे बाप, तुमको कितना लिख दूं, तुमको कितना दे दूं, 5 लाख बोलो कि 10 लाख बोलो कि 15 लाख बोलो, यही चल रहा था वहां। मुझे जो जानकारी दी गई है, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने जानकारी दी कि 600 करोड़ रुपए के आसपास खर्च किए। सोचिए। और उसके बावजूद मैं कहानी बता रहा हूं, गुमला में एक पोलिंग एजेंट था वहां, तो जिस दिन चुनाव होना था, तो मुझे उत्सुकता जगी, चूंकि मैं वहां से जाके आया था, तो कुछ नंबर लेके आया था, तो मैंने फोन किया कि चलो माहौल देखा जाए कि क्या है। मैंने गुमला के उस पोलिंग एजेंट को फोन मिलाया, सुबह सुबह 10-11 बज रहे थे। मैंने कहा कि वो आदिवासी हैं, उनसे पूछा कि और क्या माहौल है। मैंने कहा कहाँ है जी, मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ हैं, तो जवाब मिलना चाहिए था कि बूथ पे हूं। वो कह रहे थे जा रहा हूं नहाने। मैंने कहा नहाने जा रहे हैं, 10-11 बज गया है, आप पोलिंग एजेंट हैं, आपको तो बूथ पे होना चाहिए था। तो बोले पैसे भी नहीं दिया तो हम क्या करें, कल से हम कहे कि नहीं मिला तो नहीं, और वो नहाने जा रहा था। ये हालत थी मैनेजमेंट की। और रांची में सबका डिटेल्स है कि उसको इतना दे दिया, उसको इतना दे दिया, सब एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अब ये समीक्षा कौन करेगा? जी, लेकिन एक जो गंभीर सवाल मैं अभी मैंने किया था कि 4% ईसाई हैं और 8 विधायक जीत के आए हैं। जाहिर है कि सभी आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीटों पर ही जीत कर आए हैं। लेकिन ये जहां घुसपैठ की बात हो रही है, वो डेमोग्राफी की बात हो रही है। झारखंड में जो आबादी के डेमोग्राफी में परिवर्तन हो रहा है, जो सरना से ईसाई बन रहे, सरना धर्म कोड की मांग एक तरफ हो रही है, आदिवासी अस्मिता की बात हो रही है। शैलेंद्र महतो ने का बयान में देख रहा था, उन्होंने कहा कि भाजपा आदिवासी अस्मिता की बात नहीं करती, भाजपा बाहरियों की पार्टी हो गई है, इसलिए हारती है। तो भारतीय जनता पार्टी आखिर जो कट रही है, और जिस तरह से झारखंड में धर्मांतरण बढ़ रहा है, खास करके आदिवासी समुदाय में, बिहार में भी बढ़ रहा है। मैं तो आज भी खबर देख रहा था, वहां भी कई जगहों पर, अब खास करके बक्सर में भी धर्मांतरण की बात हो रही थी। इन सब पर कोई गंभीर चिंतन नहीं होता। सरना धर्म कोड तो तभी लागू होगा और तभी माना जाएगा जब सरना बचेंगे। जिस तरह से धर्मांतरण हो रहा है, जिस तरह से मिशनरियां हावी हो रही हैं, और जिस तरह से मिशनरियां चुनाव को प्रभावित कर रही हैं, भाजपा की तरफ से ध्रुवीकरण की बात होती है, मुसलमानों में ध्रुवीकरण की बात होती है कि ओवैसी आ गए, ध्रुवीकरण कर दिया। लेकिन ये जो ध्रुवीकरण हो रहा है, जो चर्च से, जो मिशनरी से गाइड हो रहा है, जो रोम से गाइड हो रहा है, उस पर कोई बात क्यों नहीं हो रही है? यही संकट है। पिछले 19 के चुनाव में भी, अब देखिए ईसाई मिशनरी के जो आप विधायक बढ़ गए हैं, उसमें क्या गांव, उनके साथ मुस्लिम मतदाता जब जुड़ जा रहे हैं, तो इनका प्रभाव बहुत अधिक हो जा रहा है। आज पिछले चुनाव से
में भी ये देखा गया, 19 के चुनाव में भी, फिर लोकसभा चुनाव में और इस चुनाव में भी। और जीत का सबसे बड़ा कारण है कि उन इलाकों में मुस्लिम का साथ मिल जा रहा है। तो ईसाई प्लस मुस्लिम, बाकी अदर कास्ट में तो थोड़ा बहुत है ही, वो भारी हो जा रहा है। वो एक तरफा बीजेपी के लिए नुकसानदेह है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बीजेपी की राह आगे भी कठिन है। ये दोनों जब मिल जाएंगे तो ये अब मुश्किल हो जाएगी बीजेपी के आगे भी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी तुरंत सरवाइव कर जाएगी। जब तक वो, अब पता नहीं क्यों छत्तीसगढ़ के आदिवासी बीजेपी के साथ हैं, उड़ीसा के आदिवासी साथ हैं। उड़ीसा में आज तक कभी आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। झारखंड को साधने के लिए उड़िया आदिवासी को वहां मुख्यमंत्री बनाया, फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है। इसका मतलब बहुत गंभीर है, इस पर बहुत गंभीर चिंतन करने की जरूरत है कि सारे प्रयास क्यों आखिर फेल हो रहे हैं। ये तो छत्तीसगढ़ में नहीं फेल हो रहा है, राजस्थान में नहीं फेल हो रहा है, मध्य प्रदेश में नहीं फेल हो रहा, उड़ीसा में, झारखंड में ही क्यों फेल हो जा रहा है बीजेपी का सारा प्रोग्राम। तो इसके पीछे बहुत गहरी चीज है। पिछले चुनाव में तो लोग आया था कि विदेश का भी बहुत जगह पर्चा मिला, खूंटी के इलाके में विदेशी लोग आए थे जो पर्चा तरह तरह का बांट रहे थे इनके खिलाफ। तो बीजेपी अगर उस चीजों तक वहां तक नहीं जाएगी तो हार की समीक्षा करने का कोई मतलब नहीं है। अब उस जो गठबंधन बन गया है ईसाई और मुस्लिम का, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और आने वाले समय के लिए भी चुनौती है। पंकज जी जी, पंकज जी। आनंद जी, हाँ, एक बात मैं बार बार कहता हूं और आज भी मैं उस बात पे कायम हूं कि भले ही 3% है वो जो ईसाई जिससे अब बोलते हैं, लेकिन वो बाकी सारे ईसाइयों जो कि 70% सरना है ईसाई में, अगर 70-30 कर दीजिए ना तो 30% से भी कम है ईसाई, लेकिन बाकी सरना है। लेकिन वो 70% पे राज इन्हीं का चलता है, क्योंकि ये उनके बीच रहते हैं, इनके पास रिसोर्सेज है, इनके पास अस्पताल है, इनके पास स्कूल है, ये पढ़े लिखे हैं, ये सरकारी पदाधिकारी है, तो वर्चस्व है जाहिर तौर पे। और इन्होंने बड़े तरीके से ये बात बाकी आदिवासियों को समझा दी है कि आदिवासी आदिवासी हम एक हैं, और जो बाहर के जो लोग हैं ना वो हम आदिवासियों में फूट डालना चाहते हैं। इसलिए अगर आदिवासी एकता बनाए रखनी हो तो जैसा हम करें वैसा तुम करो। और बड़े तरीके से ईसाई मिशनरियों ने ये बात हर आदिवासी के जहन में डाल दी है। इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए एक हमारे पास जो तरीका था वो था कि संघ जो अलग अलग अनुषांगिक इकाइयां चलाता था और काम करता था, सेवा का काम करता था। पिछले 1-2 दशक में सत्ता में रहने के कारण या फिर आप जो भी कारण आप मान सकिए, जो मैं करप्शन की बात कर रहा हूं, संघ का काम नहीं हो रहा है, जमीन पर नहीं रह रहे हैं वहां पे। वो रांची में आपके संघ के पदाधिकारी देखेंगे, लातेहार में रहेंगे तो लातेहार शहर में दिखेंगे, या फिर जो मुख्यालयों में बैठे हुए हैं, केशव भवन, हेडगेवार भवन, यहां बैठे। मैं उन दिनों की याद करता था जब रात के अंधेरे में किसी झोपड़ी में अकेला बैठ के वहीं रात गुजार लेता था। अभी वो परिस्थिति नहीं रही, उसको अपनी जान का खतरा है। और एक बात तो है कि जब से कांग्रेस और झामो एक साथ आकर चुनाव लड़ रही है तो इसका भी कुछ असर पड़ा है कि वो जो वोट 2 भाग में बढ़ते थे वो एकजुट हो गए हैं। तो पूरा मुसलमान, 90% आदिवासी, आज भी मैं मानता हूं जो पहले के किए गए काम हैं, चाहे कार्तिक उरांव जी के काम हो, कड़िया मुंडा के काम हो, या उस तरह जो संघ के जो पदाधिकारी जो काम करके गए हैं उसकी वजह से आज भी, या फिर अशोक भगत जी का काम हो, बहुत सारे लोग आज भी दधीची की तरह जो काम मतलब दिखता नहीं है पर वो काम कर रहे हैं, उनकी वजह से कुछ आदिवासी आज हैं बीजेपी फोल्ड में। लेकिन जो आम जनमानस है वो खिलाफ है। इस बात को स्वीकार करके बढ़ेंगे तभी सक्सेस मिलेगा। और बाकी जो हिंदू जातियां तो वहां तो जातिवाद है ही। जी, तो भाजपा 5 साल सत्ता से बाहर रही, अगले 5 साल भी सत्ता से बाहर रहेगी। क्या भविष्य देखते हैं झारखंड में भाजपा का? यही स्थिति में, इसी नेतृत्व में, जबकि कोई नया नेतृत्व, कोई जनाधार वाला नेता दिखाई नहीं दे रहा है। फिर अब बात हो रही है कि एक बार फिर रघुवर दास की वापसी हो सकती है। तो उन्हीं चेहरों को आप बार-बार आजमाएंगे, कोई नया नेतृत्व अपने अंदर से पैदा नहीं करेंगे, कोई आदिवासी लीडरशिप आपके अंदर से नहीं आएगी। क्या आपको लगता है कि भाजपा इस 5 साल के बाद जो 2029 में चुनाव होगा, और मुझे उम्मीद है कि नए परिसीमन पर चुनाव होगा, तो स्थितियां थोड़ी और मुश्किल होंगी भाजपा के लिए? क्या लगता है, क्या भाजपा सर्वाइव करेगी, या फिर हेमंत सोरेन के लिए अभी आगे राह आसान रहने वाली है? सुनील जी। नहीं, अगर इन लोगों ने नेतृत्व युवा लोगों को नहीं आगे बढ़ाया, नए लोगों को अवसर नहीं दिया और यही पुराने ढर्रे पर चलते रहे
तो मैं अगले 5 साल में, इसके बाद जो 5 साल वाला जो है, उसमें भी बहुत अच्छा भाजपा के लिए नहीं देखता हूँ, बशर्ते कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है, जैसे इस बार के चुनाव में उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी को रोका था, अगर वो रोकने में सफल हो गए, तो अगले 5 साल में भी इनको सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, तब सफलता ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि देखिए जितनी सारी घोषणाएँ, मुफ्त की घोषणाएँ हुई हैं, वो संभव नहीं है किसी के लिए पूरा करना। हर महीने 60 से 70 लाख महिलाओं को 2500 रुपए देना, ये संभव किसी सरकार के लिए नहीं है। 18,000 करोड़ का बजट लगभग आएगा, वो कहाँ से आएगा? फिर मुफ्त की बहुत सारी योजनाएँ हैं, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएँगे अंत तक, हमें लगता है। लेकिन अगर आपके पास नेतृत्व नहीं उभारे और इन 5 सालों में आपने संघर्ष से अलग पहचान नहीं बनाई, नए लोगों को अवसर नहीं दिया, जयराम महतो जैसे लोग के पैटर्न पर अब राजनीति जब वही युवा वही पसंद कर रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसे लोगों को भी आगे लाना होगा जो उसी पैटर्न पर राजनीति करें, जो उनको आकर्षित करें, अपनी ओर आकर्षित करें। तब जाके आप सर्वाइव करिए, नहीं तो पुराने चेहरों को फिर इस कोठी का धान उस कोठी में डाल दीजिए, वहां से उठा के यहाँ ला दीजिए, तो उससे कुछ होने जाने को नहीं है। मैं यह मान के चल रहा हूँ, खाली कोठी बदल जाएगा, इससे उससे बदल जाएगा, जो हम लोग देहात में कहते हैं, ई कोठी से वो कोठी धान, ई कोठी से वो कोठी धान, तो ओकरा से उससे कुछ होने जाने का नहीं है। बिल्कुल नया चेहरा को लाना होगा, उनको फ्री हैंड देना होगा। उन पर ये नहीं कि आप किसी को खड़ा कर दिए और फिर वो चल रहा है, उसको बाबूलाल जी गाइड कर रहे हो, दीपक जी गाइड कर रहे हो, या प्रदीप जी गाइड कर रहे हो, उससे फिर वही कहानी हो जाएगी। पूरा अधिकार के साथ अच्छे लोगों को लाना होगा, उनकी पहचान करनी होगी, आदिवासियों के बीच जाके काम करना होगा। उनमें जब जब दूसरे प्रदेशों के आदिवासी आपके साथ हो सकते हैं, वहाँ भी यही फैक्टर है, थोड़ा कम बेसी हो सकता है, लेकिन ईसाई मिशनरियाँ वहाँ भी प्रभावी हैं, छत्तीसगढ़ में भी प्रभावी, वहाँ भी प्रभावी, लेकिन वहाँ के नेतृत्व ने, स्थानीय नेतृत्व ने उनका विश्वास जीता है। लेकिन आप विश्वास नहीं जीत पा रहे, क्योंकि हर बार वही पुराने चेहरे, सब लोग राजधानी में करेंगे आदिवासी की राजनीति, लड़ेंगे आदिवासी सीट से और रहेंगे रांची में। अरे भाई, जनता के दुख सुख में साथ रहिए, तो जरूर जनता, चाहे वो ईसाई हो, जो वो भी साथ देंगे आप, कि भाई आप हमारे सुख दुख में साथ रहते हैं। जाएंगे नहीं वोट के दिन, खाली जाएंगे, नारा फैलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वैसे नहीं होने वाला है। हाँ, अगले चुनाव में परिसीमन होगा, सीटों की संख्या बढ़ेगी, और ये भी एक मैंने बात मान के चलिए कि एक नेशन एक चुनाव के तहत भी ये अगले साल हो, महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण भी होगा, तो राजनीतिक परिदृश्य बहुत बदलेगा। लेकिन उसके पहले 5 साल बीजेपी को बहुत कड़ी मेहनत की जरूरत है, क्योंकि प्रतिद्वंदी बहुत मजबूत है, वो और मजबूत हो जाएगा 5 साल की सरकार में। इसलिए चुनौती पंकज जी, कठिन है, ये रास्ता कठिन है। जी जी, हेमंत नहीं, मैं सोरेन और एक बात, कल्पना सोरेन, जी, मैं उसमें आप अपनी बात रख दीजिएगा। हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, जयराम महतो, ये तीन ऐसे युवा चेहरे भाजपा के सामने खड़े हो गए हैं, जिन्हें पार पाना, ये जो भाजपा का जो प्रेजेंट लीडरशिप झारखंड में है, मुझे तो नहीं लगता कि इनके बूते की बात है। और झारखंड और भाजपा में आने वाले समय में कोई ऐसा डायनेमिक चेहरा रातों रात खड़ा होता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसके संदर्भ में, इसके परिप्रेक्ष्य में आप बताइए कि भाजपा का क्या भविष्य झारखंड में दिखाई देता है? देखिए, जो आपने सवाल किया वही मैं पहले से ही जवाब सोच के रखा था, मुझे भी यही लग रहा था। देखिए, प्रेजेंट लॉट के जितने नेता हैं, जो सो कॉल्ड बड़े नेता, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, रघुवर दास जी तो अब है नहीं, या फिर जो रांची मुख्यालय में बैठे नेता, सबसे पहले तो इनसे मुक्ति पानी होगी भारतीय जनता पार्टी को। मुश्किल है पर कर सकते हैं। दूसरी बात कि यंग लीडरशिप, झारखंड में भाजपा को झारखंडी बनना पड़ेगा। आप संथाल में, कोल्हान में या गुमला में, विशुनपुर में जाके टीका लगा के और संस्कृतनिष्ठ हिंदी नागपुर वाली बोलेंगे तो नहीं चलेगा। ऐसे हो सकता है कि आप बहुत बड़े घर के लोग हों या बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए हों या फॉर्च्यूनर पे घूमते हों, लेकिन वहां के लोग पसंद नहीं करते। आप होंगे अपने बड़े, अपने घर के होंगे, हो सकता है कि आप सरला बिरला चलाते हो, लेकिन गुमला में आपका कोई वैल्यू नहीं, या कोल्हान में। अब वो बेचारा डर के मारे आपकी पार्टी का कार्यकर्ता कुछ भले न बोल रहा हो, लेकिन आम जनता पे कोई असर। तो सबसे पहले झारखंड में भाजपा को प्योर झारखंडी बनना पड़ेगा। यहां के मुद्दे, यहां के लोग, यहां के सेंटिमेंट्स। पहले तो आज मैं घूम रहा था तो भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा बाजार की पार्टी हो गई है, मतलब कि जहां जहां बाजार है वहां भाजपा है, लेकिन जैसी गांव है वहां भाजपा नहीं है। तो आपको गांव की भाजपा बनना पड़ेगा,
यहाँ के किसानों के साथ खेत के मेड़ पर बैठ के आपको बाजरा का रोटी, मड़ुआ का रोटी खाना पड़ेगा। यहाँ मड़ुआ खाते, उनसे बातचीत करना पड़ेगा और उसको लगना चाहिए सामने वाले को कि अपने बीच का कोई आदमी हमसे बातचीत कर रहा है। सुनो जी, तुम बताओ, तुमको निर्देशित किया जाता है। संघ में कभी निर्देश नाम का शब्द का इस्तेमाल नहीं होता था, वहां आग्रह होता था हमेशा। कैलाशपति मिश्रा जी के जमाने से लेकर मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन वो आग्रह किया जाता था। यहां सिर्फ निर्देशित ही है, सिर्फ ऑर्डर ही पास हो रहा है। तो ये सब देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन असंभव नहीं है। मैं आज भी मान के चल रहा हूं कि भले ही अपने ही बोझ तले आज आपको बहुत पॉपुलर लग रहे हैं कि जो कि तुरंत जीत कर आए हैं, कि हेमंत सोरेन पॉपुलर है, कल्पना सोरेन पॉपुलर है, जयराम महतो का उफान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी के अंदर नेतृत्व नहीं है। लोगों को मैं जानता हूं, लेकिन वो बेचारे हो गए, उनको मौका नहीं मिल रहा है। वो या तो अपने जिले में सिमटे हुए हैं, अपना मतलब कि इतना ऊपर पदाधिकारी है उनके ना कि ये जी भैया में इनका दिन गुजर जाता है। नहीं, भाई साहब बोलते हैं आजकल, जी भैया भी नहीं। अब वो भाई साहब वाले कल्चर से तो मुक्ति पानी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जितने भी पदाधिकारी आए हैं झारखंड, आने के पहले और जाने के बाद उनकी संपत्ति का ऑडिट करा ले एक बार, सब कुछ समझ में आ जाएगी समस्या कहां है। चलिए, तो आज की चर्चा में हम लोगों ने जो पाया भाजपा में, कि भाजपा अपनी इस दुर्गति के लिए कोई राज्यसभा नहीं जाएगा। अगले 5 साल आप कोई बीजेपी से राज्यसभा नहीं जाने वाला है। हाँ, तो दुर्गति के लिए भाजपा खुद जिम्मेदार है। अब हार की समीक्षा में भाजपा जो भी कारण गिनाए, लेकिन हम लोगों की चर्चा में और आप लोगों के साथ जो बात निकल कर आई कि भाजपा खुद जिम्मेदार है, आदिवासियों से कट गई है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा झारखंडी अस्मिता से दूर हो गई है। झारखंडी भाजपा को अपना नहीं मानते। मेरी ये बात हो रही थी कुछ दिन पहले, चुनाव का नतीजा जिस दिन आया था, तो मैंने पूछा, मेरे साथ एक भाजपा के सीनियर नेता बैठे थे, मैंने पूछा कि ये दुर्गति क्यों है आदिवासी इलाकों में। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता आदिवासियों के लिए अच्छे हैं पर अपने नहीं हैं। मतलब कि भाजपा का आदिवासी नेता किसी समारोह में जाता है, कर्मा में, सरहुल में, तो जाएगा लगतक कपड़ों में, वहां जाके बैठेगा, एक आध ढोल बजाते हुए फोटो खिंचवाएगा, कुछ पैसा पकड़ाएगा और फिर चला जाएगा फोटो खिंचवा के। लेकिन जेएमएम के नेता या कांग्रेस के जो आदिवासी नेता है, वो वहीं रहेंगे, रात भर उनके साथ खाएंगे, पिएंगे, नाचेंगे। तो उनको लगता है कि अपना है, भाजपा वाला तो अच्छा है, पर अपना तो यही है। तो ये अपनापन जब तक अब आदिवासियों के साथ जुड़ाव महसूस नहीं करेंगे आदिवासी और भाजपा के नेताओं के साथ, भाजपा की लीडरशिप के साथ, तब तक मुझे लगता है कि भाजपा को आदिवासियों का विश्वास जीतने में बहुत मुश्किल पेश आने वाली है। आप लोगों के साथ ये बड़ी सार्थक चर्चा रही, बड़ी दिलचस्प चर्चा रही, और मुझे लगता है कि भाजपा के लोगों को भी इस चर्चा को देखना चाहिए। और अपनी जो उनकी समीक्षा होगी वो तो अलग है, लेकिन जमीन पर जो कार्यकर्ताओं से फीडबैक मिला, उसके आधार पर ही हम पत्रकार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। और एक बात बिल्कुल सही थी कि आज इस दौर में तो भाजपा जो भी सोच रही हो, लेकिन कार्यकर्ता जान रहे थे कि कहाँ उनकी क्या स्थिति। और कई जगह तो हम लोगों को फोन करके भी लोगों ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि यही रिजल्ट आने वाला है। तो भाजपा को इन सब चीजों पर मंथन करने की जरूरत है। अगर ऊपर समीक्षा होगी और जिन लोगों ने चुनाव का प्रबंधन संभाला वही लोग समीक्षा भी करेंगे, तो समीक्षा का क्या नतीजा होगा ये भी जाहिर सी बात है। तो आप लोग आए, चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी दिन फिर किसी चर्चा में हम लोग इसी तरह मिलेंगे।